Welcome, friends, in today's session of Elements of Banking and Insurance. Friends, from today onwards, we are going to start this subject. And what topic we are going to cover in today's session is the university question, which is a very, very important one. What exactly they are asking, and according to what they are asking, we are going to learn the topic one by one. So today we are going to focus on the most important negotiable instrument which is used in the market, that is called check. So we are going to cover this with a question. किस तरीके से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है सर? डिफाइन चेक, स्टेट इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, या दूसरे तरीके से पूछना हो तो व्हाट इज चेक, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम चेक पे फोकस करेंगे, चेक क्या होता है वो समझेंगे और साथ साथ में इसके फीचर्स क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझने की कोशिश करें। तो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं दोस्तों। नाउअडेज ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स वेदर इट इज कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव आर यूजिंग देयर प्रिंटेड फॉर्म्स ऑफ चेक। आज के ज़माने में आप जानते ही हैं कि प्रिंटेड फॉर्म ऑफ चेक्स आ चुके हैं और हर एक प्रकार की बैंक, वेदर कमर्शियल हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, ये अपनी प्रिंटेड चेकबुक ही दे देते हैं कस्टमर को। आप अकाउंट खुलवाइए, आपको चेकबुक प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। A check is a document of very great importance in the modern business world for making payment. The importance of credit money has also increased day by day. There are various negotiable instruments such as check, promissory note, bill of exchange, hundis, draft, etc. are used for making payment at ease in modern business world. Out of all the negotiable instruments, the most popular one is check. सर तो चेक जो है सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है भारत के अंदर, तो खास अदर फॉरेन कंट्रीज में भी इसका उपयोग होता है। धीरे धीरे इसका उपयोग अब थोड़ा सा कम होने लग गया है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर की फैसिलिटी होती है विद द हेल्प ऑफ ऐप, लेकिन चेक की जगह दूसरी चीज ले ये जरूरी नहीं है। मैं यूं मानता हूं, मान लीजिए आप 100 ट्रांजेक्शन करते होंगे तो 100 में से एटलीस्ट 40 to 50% ट्रांजेक्शन अभी भी आज के ज़माने में चेक से ही होते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र इजी भी है लेकिन रिस्की भी है। किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए तो रिस्की है दोस्त। तो उसकी एडवांटेजेस भी है ऑनलाइन की और डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ पे चेक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना गया है, पहले के ज़माने में भी और आज के ज़माने भी। खास करके जब आपने कोई भी गुड्स क्रेडिट पे खरीदने हो तो इसका अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। अगर आपने कोई भी चीज़ क्रेडिट पे खरीदनी हो तो चेक सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आज के ज़माने में भी माना जाता है और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब चेक एग्जैक्टली है क्या, डेफिनेशन क्या है चेक की, तो ये डेफिनेशन आपने डेफिनेटली लर्न करनी है और एग्जाम में लिखनी चाहिए एज इट इज। जब भी सेक्शन वाइज डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों तो सेक्शन वाइज ही लिखनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको सेक्शन वाइज डेफिनेशन याद रहती है तो ही आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, खास ध्यान रखिएगा, गलत बिल्कुल नहीं लिखनी है। Section 6 of the Negotiable Instrument Act defines a check as follows. Negotiable Instrument Act में चेक की डेफिनेशन दी गई है, आपकी डेफिनेशन नहीं चलेगी वहां पे तो, ठीक है। तो सेक्शन 6 के हिसाब से डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन है? चेक क्या है सर? चेक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। आप तो जानते ही है, जो भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे वो बैंक खुद आपको चेक बुक दे देती है, तो उसका नाम ऊपर लिखा हुआ ही होता है। तो हम जब भी चेक इशू करते हैं किसी को तो उसके ऊपर वो चेक कौन सी बैंक का लिखा ही हुआ होता है। तो इट इज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड यानी कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर ये चेक लेके आएगा जिसको आपने इशू किया है, आपने किसी और को चेक दिया है, तो वो बंदा चेक लेके जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास जाके डिमांड करेगा, फिर ही बैंक ने पेमेंट करना है। सो इट इज पेएबल ऑन डिमांड, ऐसा कह सकते हैं। आप जब तक उस चेक को प्रेजेंट नहीं करेंगे, बैंक में नहीं जाएंगे, बैंक में जिस बैंक का चेक में मान लीजिए मिस्टर एक्स ने वाई को दिया है, तो वाई जब तक आपके बैंक में नहीं जाएगा वो चेक का पेमेंट लेने के लिए, बैरर चेक हो तो वो पेमेंट लेने नहीं जाएगा, तब तक बैंक पे नहीं करेगी। मीन्स
जो जिसको हमने चेक दिया है वो बंदा जो पेई है, पेई ने वो चेक लेके जाना है बैंक में और वहां से एनकैश करवा सकता है उस चेक को। या तो बैरर चेक होगा तो कैश, जाके कैश की डिमांड कर सकता है, और या तो अगर ऑर्डर चेक हो या अकाउंट पे ही चेक हो या कह सकते हैं क्रॉस चेक हो, तो वो चेक को वो सीधा जाके अपने अकाउंट में भी जमा करवा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है चेक के। या तो आप डायरेक्टली पेमेंट लेने जा सकते हैं, या तो आप अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स चेक क्या है सर? चेक इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज ही हो गया, चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। लेकिन संपूर्ण रूप में ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स इसके अंदर, चेक के अंदर भी पाए जाते हैं। इट मीन्स मैनी फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर एंड चेक आर सिमिलर। थोड़े बहुत जो इसके फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जैसे दोनों जो है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। और ये दोनों में जो बंदा इसको ड्रॉ करता है उसकी सिग्नेचर होती है। जो भी बंदा, जैसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है तो उसकी साइन ऊपर होनी चाहिए, और जो बंदा चेक चेक इशू कर रहा है उसकी साइन उसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कॉमन चीजें भी है, इसीलिए चेक को, चेक की डेफिनेशन में ही पहले लिख दिया गया है चेक जो है एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। Even though a check is considered to be very similar to a bill of exchange, it is different from a bill in many respects. बिल ऑफ एक्सचेंज चेक को माना गया है, एक तरीके से चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज माना गया है, थोड़ा बहुत सिमिलर है ऐसा माना गया है, लेकिन डिफरेंट भी है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है। तो एक स्टेटमेंट रेडी किया है एक महानुभव ने। चाल्मर कहता है कि भाई, उनके शब्दों में कहता है वो कि भाई ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। All checks are bills of exchange, but all bills of exchange are not checks. चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कभी भी चेक्स नहीं हो सकते। इसलिए चेक की डेफिनेशन में बिल ऑफ एक्सचेंज का समावेश किया गया है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कभी भी चेक नहीं बन सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंप लगता है, चेक पे कोई स्टैंप नहीं लगता है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस भी है दोनों के बीच में। तो अब हम थोड़ा समझने की ये कोशिश करते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चेक की। ये आज समझने की कोशिश करेंगे चेक एग्जैक्टली है क्या, कौन कौन से इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये थोड़ा आप समझने की कोशिश करते हैं। A check must fulfill all the essential requirements of a bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज की जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो चेक के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो ज़्यादातर चेक में जितनी भी कॉलम्स होती है वो सब अगर पूरी भरी हुई हो तो बेटर रहती है। कभी कभी ब्लैंक चेक भी दिया जाता है। और ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं करूँगा, डिटेलिंग नहीं करूँगा ब्लैंक चेक वगैरह की, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ चेक्स ही होगा, तो वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। सो बिल ऑफ एक्सचेंज की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, फीचर्स है, वो सारी की सारी किसमें पाई जानी चाहिए सर? चेक में पाई जानी चाहिए, चेक में होनी चाहिए, इनका समावेश हो जाता है इसके अंदर। दूसरा फीचर देखते हैं, अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, इसकी चर्चा अभी डेफिनेशन में कर ली थी, डेफिनेशन में ही आ गया था। स्पेसिफाइड बैंकर का नाम नॉर्मली चेक के ऊपर प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है। तो भाई पता चल जाता है कि ये चेक कौन सी बैंक का है, कौन सी बैंक ने अपने कस्टमर को दिया है, वो भी आजकल प्रिंटेड होता है। कस्टमर का नाम भी नीचे प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जिससे पता चलता है कि ये कौन सी बैंक का चेक है और किस कस्टमर का इस बैंक में अकाउंट है। तो ड्रॉवर और ड्रोई दोनों का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है। ड्रॉवर कौन हो गया सर? जिसने चेक लिखा है, मेकर ऑफ द चेक, जिसकी साइन होती है। ड्रॉई कौन होगा सर? स्पेसिफाइड बैंक, ठीक है, जो बैंक का नाम है उसको ड्रॉई कहेंगे। और तीसरी पार्टी होती है पेई। पेई कौन होगा? जिसका नाम पेई की कॉलम में लिखा होगा, जिसको हम चेक इशू करते हैं। सो देयर आर थ्री पार्टीज इन केस ऑफ चेक। अ चेक मे बी पेएबल टू द बेarer or to order, but in either case it must be payable on demand.
कोई भी प्रकार का चेक हो, बैरर चेक हो, ऑर्डर चेक हो या अन्य कोई भी स्वरूप का चेक हो, एक ही शर्त पे ये पेएबल होगा, इट इज पेएबल ऑन डिमांड। जब तक आप पेमेंट की डिमांड नहीं करोगे, आपको मान लीजिए किसी ने चेक दिया है और आप बैंक में जाके जब तक उसको एनकैश नहीं करवाओगे, अगर वो बैरर चेक है तो एनकैश करवाना पड़ेगा, ऑर्डर चेक है तो आप उसको अपने अकाउंट में डाल दीजिए। तो जब तक आप उसको एनकैश नहीं करवाएंगे या जब तक आप अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे, यानी कि एक तरीके से डिमांड नहीं करेंगे, तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। सो इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट है द बैंकर नेम्ड मस्ट पे इट when it is presented for payment to him at his office during the usual hours of office, provided the check is validly drawn and the drawer has sufficient funds in his account। तो पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी, अब बात आ रही है पेमेंट की, तो पेमेंट कौन करेगा? ठीक है, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक लिख के दिया, तो मिस्टर एक्स कौन है? ड्रॉवर, जिसका बैंक में अकाउंट है। ठीक है, मान लीजिए इनका एक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स ने बैंक ऑफ इंडिया का चेक मिस्टर वाई को लिख के दे दिया। अब मिस्टर वाई मान लीजिए अपने बैंक अकाउंट में, उनका बैंक अकाउंट मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मिस्टर वाई ने ये चेक अपने अकाउंट में डाला, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में डाला। ठीक है, तो ये जो चेक इन्होंने डिपॉजिट किया मिस्टर वाई ने जो चेक डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, वो क्लियरिंग के लिए आएगा बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी मिस्टर एक्स की बैंक के पास आएगा। तो मिस्टर एक्स की बैंक के पास जब ये आएगा, तब ये बैंक ऑफ इंडिया जो है जहां एक्स का अकाउंट है, उन्होंने पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बैंकर की, यानी कि ड्रॉई की। ठीक है, और ये पेमेंट करने का जो ऑफिशियल टाइमिंग होता है, जो ऑफिस वर्किंग आवर्स जो होते हैं ऑफिस के, उसके अंदर ये पेमेंट करने की जिम्मेदारी है। अब रात आपको मान लीजिए किसी ने बैरर चेक लिख के दे दिया हो, तो आप अपने हिसाब से शाम के 8 बजे जाएंगे चेक को एनकैश करवाने के लिए। क्या 8 बजे रात को बैंक खुली होगी? रात को 10 बजे बैंक खुली होगी? नो सर। तो जो भी ऑफिस आवर्स होगा, उस ऑफिस आवर में, वर्किंग आवर में आपने उसको एनकैश करवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप डिमांड करेंगे बैरर चेक लेके जाके, तो जो बैंक का नाम ऊपर लिखा गया है, जहाँ की जो ब्रांच लिखी गई है, वहां पे जाके आप इसको एनकैश करवा सकते हैं इजीली। सो द बैंक इज सपोज टू मेक द पेमेंट, बैंकर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेमेंट करे। और ड्रॉवर की, यानी कि जिसने चेक लिख के दिया है, जो बैंक का कस्टमर है, जिसने चेक इशू किया है, ड्रॉवर मिस्टर एक्स, जो भी मैंने एग्जांपल दिया, तो ड्रॉवर की अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स भी होने चाहिए। आप किसी को चेक दे रहे हो तो आपके अकाउंट में भी सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। आपके अकाउंट में ही मान लीजिए 5,000 पड़े हुए हैं और आप सामने 50,000 लिख के चेक चेक पे 50,000 का चेक इशू कर देंगे थर्ड पार्टी को, तो कैसे चलेगा? आपका आपका ये चेक अगर वो यूज करेगा तो रिटर्न जाने वाला है, डिसऑनर हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो सफिशिएंट फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। मान लीजिए आपने चेक लिख के दे दिया है और ये ऑर्डर चेक है, यानी कि मान लीजिए क्रॉस चेक है, तो ये वो यूज करेगा तो तब तक आप अपना बैलेंस, सफिशिएंट बैलेंस ऐड भी कर सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फंड का प्रोविजन आपकी तरफ से हो जाना चाहिए, ड्रॉवर की तरफ से हो जाना चाहिए, उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, तभी आपने चेक इशू करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। अगर आपने चेक इशू भी कर दिया है तो सेम डे अगर पॉसिबल हो, तो उसी दिन या अगले दिन, या तो ऑनलाइन ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर दीजिए या तो जाके आप कैश भर दीजिए। तो सफिशिएंट बैलेंस का प्रोविजन करने की जिम्मेदारी ड्रॉवर की है, तो ही बैंकर पेमेंट कर पाएगा। तो बैंकर को वो चेक रिटर्न करना पड़ेगा ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। Nowadays, banks provide printed form of checkbooks to their customers containing basic information to be filled up and signed by the customers as and when they use it.
तो आज के ज़माने में तो हमको पता ही है प्रिंटेड फॉर्म ऑफ चेक बुक्स आ चुकी है, और हर एक कस्टमर के लिए इसके अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो उन्होंने फिलअप करना होता है। नॉर्मली अगर आप किसी को चेक इशू करते हैं तो ज़्यादातर आप इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखते ही हैं, चेक के ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिलअप करनी, डेट वगैरह अच्छे से लिखनी, अमाउंट वगैरह अच्छे से लिखनी है, उसमें कोई कटिंग शटिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी अल्ट्रेशन आपको नहीं करना चाहिए, छेक छाक नहीं होनी चाहिए, चेक को बहुत अच्छे से और ध्यान से लिखना चाहिए दोस्तों। और जो भी बंदा चेक इशू कर रहा है उसकी सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, सिग्नेचर आपने अच्छे से करनी है। ज़्यादातर जो चेक रिटर्न होते हैं, रिटर्न जो चेक होते हैं उसके दो मेन रीज़न होता है। पहला रीज़न जो होता है, सबसे सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो है सिग्नेचर डिफर्स। जो साइन आपने स्पेसिमेन में दी थी, यानी जब आपने अकाउंट खुलवाया होता है तब आपने जो साइन करके दी होती है, बैंक में डिपॉजिट की होती है, तो उसकी डिटेल उनके अकाउंट में होती है और उनके कंप्यूटर में होती है, सेव्ड होती है सॉफ्टवेयर में। तो वो साइन को आपके चेक के साइन से हमेशा टैली किया जाता है कि आपकी साइन जो आपने चेक पे लिखी है और जब आपने अकाउंट खुलवाई थी वो साइन, तो क्या ये दोनों साइन आपने जो की है वो सही तरीके से की है या उसमें कुछ गड़बड़ है, कोई बहुत बड़ा वेरिएशन तो नहीं है ना। तो ये चेक करने का काम जो होता है बैंक करती है खास। तो आपने पहले तो आपने साइन करना नहीं भूलना है, ये सिग्नेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है ध्यान से और अच्छे से फिलअप करके इसको यूज करना है। तो आगे वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर मस्ट टैली विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर लाइंग विद द बैंक। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट नॉट डिफर। आपने जो साइन चेक पे की है और आपने जब अकाउंट खुलवाते वक्त बैंक में जो सिग्नेचर की स्पेसिमेन दी थी, जो नमूना दिया था, सैंपल दिया था अपने साइन का, वो सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, टैली होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका नाम फैनिल मवाणी है तो आपने फैनिल मवाणी पूरा नाम लिखा है फैनिल मवाणी, तो वही उसी स्वरूप में आपने साइन की हुई होनी चाहिए। आप एफ कैसे लिखते हैं, ई कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपने मान लीजिए स्पेसिमेन में कैपिटल एफ लिखा था और जब आप चेक में लिख रहे हो तो आप सिंपल एफ, स्मॉल लेटर एफ लिखते हो, तो वो डिफर हो जाएगा, तो वो डिफर नहीं होना चाहिए, सिमिलर साइन करनी है आपने। तो ये एक मेन रीजन होता है चेक रिटर्न होने का, कि अगर आपकी सिग्नेचर डिफरेंस आ रही है, डिफरेंस उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो चेक रिटर्न होता है ज्यादातर साइन के डिफरेंस की वजह से। और दूसरा जो बेसिक रीजन होता है चेक रिटर्न का वो होता है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स चेक इज रिटर्न, ऐसा लिखा हुआ आता है रीजन में भी। तो ये दो बेसिक रीजन होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चेक मस्ट बी डेटेड, डेट भी लिखनी है कंपलसरी। इफ द चेक इज नॉट सो डेटेड अ बैंक में रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट। बिना डेट वाला चेक कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपने डिपॉजिट भी कर दिया है तो उसका पेमेंट कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये चेक कब लिखा गया था, किसने लिखा है वो तो पता है, लेकिन कब लिखा गया था वो नहीं पता है, आज का है, कल का है, पुराना है। तो वो एक्सपायरी यहाँ पे हम उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसलिए चेक पे डेट कंपलसरी है, साइन कंपलसरी है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सब फिलअप करनी जरूरी है। फिर बात करते हैं एक चेक का प्रकार है पोस्ट डेटेड चेक। चेक में भी पोस्ट डेटेड चेक, यानी मान लीजिए अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने एक एक व्यक्ति को 10,000 रुपये देने, यू हैव टू पे 10,000 रुपीज। आज के टाइम में आपके पास 10,000 नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं ना कि 10 दिन बाद का चेक दे दें। आज आप चेक इशू कर रहे हैं लेकिन डेट आप 10 दिन पुरानी डाल देते हैं। मान लीजिए आज 10 मार्च है मान लीजिए, तो आप 20 मार्च का चेक लिख के दे दीजिए और 20 मार्च तक का आपके पास टाइम है। आप 20 मार्च तक अपनी 10,000 की प्रोविजन कर सकते हैं, 10,000 अपने अकाउंट में जमा भी कर सकते हैं, आपके पास 10 दिन का वक्त ही है। तो इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इट मीन्स चेक बेरिंग अ फ्यूचर डेट इज वैलिड, वैलिड माना जाता है इसको, लेकिन सामने वाला उसको 20 तारीख या 20 तारीख के बाद ही यूज कर सकता है। जो भी मैंने आपको डेट्स दिए ना, वैसे 20 तारीख से पहले उसको यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर डेट चेक है। जब वो डेट ड्यू होगी, जब वो तारीख आएगी, उस तारीख को यूज हो सकता है, या उसके बाद 3 महीने तक की इसकी एक्सपायरी होती है, तो 3 महीने में आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। It must be noted that however till the date of the check it is a bill of exchange। अभी जो यहाँ पे 10 दिन का जो समय मैंने बोला ना कि 10 तारीख को आप किसी को चेक लिख के देने की बात कर रहे हैं, चेक लिख के दे रहे हैं,
10 मार्च को आप चेक लिख रहे हैं, इशू कर रहे हैं, और चेक के ऊपर आप 20 तारीख लिख रहे हैं, 20 मार्च, तो ये जो 10 दिन का टाइम है ना, ये 10 दिन तक इस चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये चेक कब माना जाएगा? जब ये ड्यू हो जाएगा, यानी 20 मार्च को ये चेक बन जाएगा, इट विल बी ड्यू, इट विल बी, इट विल बी, एज एंड व्हेन इट विल बी ड्यू, इट बिकम्स पेएबल, इट बिकम्स चेक, तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। हाउ ओनली ऑन और आफ्टर द डेट स्पेसिफाइड, जब तक डेट स्पेसिफाई नहीं होगी तब तक पेमेंट होगा नहीं, इसलिए आपने डेट स्पेसिफाई कर देनी चाहिए। आज की डेट का चेक दीजिए, 2 दिन बाद का दीजिए, 10 दिन बाद का दीजिए, ठीक है। यहाँ हो सकता है आप 5 दिन आगे का भी दे सकते हैं, प्री डेटेड एंटी डेटेड चेक भी हो सकता है, पर वैसा चेक हार्डली लिखा जाता है, इसलिए ज्यादातर जो चेक यूज किया जाता है वो पोस्ट डेटेड चेक किया जाता है, जिसमें आप फ्यूचर की डेट में किसी को पेमेंट करने का एक तरीके से वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या डिस्कशन बनता है। इफ फॉर एनी रीजन द चेक रिमेन्स एनकैश्ड फॉर sufficiently long period of time after the date on which it is due for payment, they may refuse to honor the check. The bank may refuse to honor the check. It is a suspicious circumstance and the bank is thus entitled to reject it. The time gap, that is the period after which a check is considered too old or stale, varies according to the customs from place to place. In India, the period is usually taken to be 3 months. अब मान लीजिए आपको किसी ने चेक लिख के दिया है और उसकी डेट, आज की डेट पकड़ लेते हैं, आज की डेट है मान लीजिए 17 मार्च है, और आपको 18 मार्च का चेक किसी ने इशू किया है अगले दिन का, और आप इसको 1 महीने तक या 2 महीने तक उसको यूज ही नहीं कर रहे, या हो सकता है इसके एक्सपायरी भी हो जाए। चेक की एक्सपायरी कितनी कितने ड्यूरेशन की होती है? अगर आप आज आपको कोई चेक लिख के देता है तो आपने उसको 3 महीने के अंदर यूज कर लेना चाहिए। अगर आप 3 महीने तक उसका उपयोग, 3 महीने के अंदर उपयोग नहीं करते हैं और 3 मंथ्स से ऊपर का समय हो जाता है, इफ द ड्यूरेशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम मोर देन 3 मंथ्स, देन सच चेक बिकम्स स्टेल चेक, उसको स्टेल चेक माना जाएगा, उसकी अवधि समाप्त हो गई है, उसकी एक्सपायरी हो गई है, तो उसको आप यूज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा देर तक अगर आप चेक संभाल के रखते हैं, 1 महीना 2 महीना, और 2 महीने 2.5 महीने के बाद उसका उपयोग करने जा रहे हैं, तो हो सकता है बैंक आप पे डाउट भी करे कि आपने 1-2 महीने तक चेक को अपने पास रखा है क्यों संभाल, आपने यूज क्यों नहीं किया, आपने इसका एनकेशमेंट क्यों नहीं करवाया, आपने कैश कलेक्शन क्यों नहीं किया, आपने अपने बैंक अकाउंट में क्यों डिपॉजिट नहीं किया, तो एक क्वेरी बन जाती है इस तरीके से। तो बैंक आप पे भी डाउट कर सकता है अगर आप ज्यादा देर तक किसी भी चेक का इस्तेमाल ना करें तो भारत के अंदर इसकी एक्सपायरी कितनी है सर, कितने मंथ्स में एक्सपायरी है इसकी? 3 मंथ्स तक अगर आप चेक को यूज नहीं करते तो इट बिकम्स अ स्टेल चेक। तो अब चलते हैं कंक्लूजन पे, यूं समझ लीजिए अब इस टॉपिक का हम अंत कर रहे हैं। अगर बैंकिंग सब्जेक्ट में अगर आपको चेक पूछा जाता है तो आप सरल शब्दों में भी, अपने शब्दों में भी चेक की डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कोशिश किया, चेक इज अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट or it is a piece of paper which orders the bank to transfer money from the bank account of an individual or an organization to another bank account। ऐसे अपने शब्दों में भी, लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से आपने फ्रेम करके रखी। तो चेक क्या है सर? इट्स अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट या पीस ऑफ पेपर जो एक तरीके से ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर कौन देगा? ड्रॉवर, जिसने चेक इशू किया है वो ऑर्डर देगा। किसको ऑर्डर देगा? बैंक को ऑर्डर। बैंक को क्या ऑर्डर दिया जाएगा? टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके अकाउंट में जो फंड पड़ा है, जो कैश पड़ी है, उसको दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। या तो दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या हो सकता है किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सिंपल। अब पार्टीज की बात कर लें, सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज चेक एंड स्टेट हाउ मेनी पार्टीज आर देयर, नेम देम, ऐसे इस तरीके से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है।
कि देयर आर थ्री पार्टीज इन केस ऑफ चेक। चेक में तीन पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार है ड्रॉवर, दूसरा है पेई और तीसरा है ड्रॉई। द पर्सन हु राइट्स द चेक इज कॉल्ड द ड्रॉवर। जो बंदा चेक लिख रहा है, जिसकी सिग्नेचर होती है, यानी कि जो बैंक का कस्टमर है, उसको ड्रॉवर कहते हैं, जो चेक लिखता है। द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड इज कॉल्ड पेई। जिस व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं, जिसके नाम का आप चेक फाड़ रहे हैं, पे की कॉलम में जिसका नाम लिखा जाएगा, यानी मिस्टर एक्स चेक बना रहा है, वो ड्रॉवर है। और मिस्टर एक्स अगर वाई का नाम लिख देता है पे की कॉलम में, तो वो पे की कॉलम में जिसका नाम लिखा गया है वो है पे। यानी जिसको चेक इशू किया जा रहा है वो बंदा है पे। थर्ड पार्टी समझ लीजिए, थर्ड पर्सन। द पर्सन हु पेज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड ड्रॉई। कस्टमर की जगह पे जिसका कस्टमर के बिहाफ पे जो बंदा पेमेंट करता है, जिसे हम नॉर्मली बैंक कहते हैं, बैंक ही पेमेंट करेगा चेक का, तो उसको क्या कहेंगे, बैंकर को क्या कहेंगे हम, ड्रॉई। ड्रॉई का टेक्निकल नेम क्या होगा, बैंक का टेक्निकल नेम क्या होगा, ड्रॉई। सो बैंक का कस्टमर ड्रॉवर, जिसको चेक इशू किया जा रहा है वो है पेही, और जो पेमेंट करेगा वो है बैंकर, बैंकर यानी कि ड्रॉई। The amount of money that needs to be transferred, pay's name, date and signature of the drawer are all mentioned in a check. पे का नाम लिखा होना चाहिए चेक के ऊपर, पॉसिबल हो तो लिख ही लेना चाहिए। डेट, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर उसके ऊपर होनी चाहिए खास। ये तीन चीजें, और अमाउंट भी आता है, अमाउंट भी स्पेसिफाई अगर हो तो अच्छा रहता है, सही तरीके से लिखा हो तो। और बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है थोड़े से, मैंने लास्ट में एक तरीके से ये क्लोजिंग सेशन के लिए बनाए थे। तो ये क्लोजिंग सेशन में आप जब आपका आंसर लिखते हैं इस क्वेश्चन का, तो इस तरीके से आप इसका अंत भी ला सकते हैं। चेक कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट अ करंट और सेविंग बैंक अकाउंट। इन दो अकाउंट में से आपका एक अकाउंट होगा तो आपको चेक की सुविधा मिलेगी। ये भी आप उसके एसेंशियल एलिमेंट्स में डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। चेक विथआउट डेट शैल बी कंसिडर्ड इनवैलिड, ये आगे हमने कवर किया, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। A check without date shall be considered invalid. डेट के बिना चेक वैलिड नहीं माना जाएगा, उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, उसमें पेमेंट नहीं मिलेगा सामने वाली पार्टी को, थर्ड पार्टी को। ओनली द पे इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड कैन एनकैश इट। जिसका नाम चेक पे लिखा होगा वही बंदे को अधिकार है कि वो जाके चेक चेक की मदद से कैश पेमेंट ले सकता है बैंक में जाके, स्पेशली इन केस ऑफ बैरर चेक। उसके बाद अ चेक इज ओनली वैलिड 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट इट हैज बीन इशूड। इसकी अभी हमने चर्चा की थी। चेक की वैलिडिटी अगर आपको पूछी जाए तो आपको पता है अब 3 महीने तक, या 3 महीने के अंदर आपने चेक का इस्तेमाल कर देना चाहिए, नहीं तो वो स्टेल चेक बन जाता है। और आज के ज़माने में जो चेक यूज़ किया जाता है, चेक बुक जो आपको दी जाती है वो माइकर चेक होता है। So a 9-digit MICR code is mentioned at the bottom of the check. This makes the clearance of check easier for the banks. माइकर हमारा एक अगला टॉपिक होगा, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये एक मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होता है, 9 डिजिट का होता है, जो हर चेक के नीचे लास्ट में, लास्ट जो पटा होता है ऑफ वाइट कलर का, वहाँ प्रिंटेड फॉर्म में होता है, जिससे चेक की क्लियरिंग प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाती है, बैंक के लिए आसान हो जाता है। टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट ऑफ कस्टमर, इट बिकम्स वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ माइकर चेक।